नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे जो दिसंबर में आमीन पटवारी का एग्जाम होने वाला है, जिसको बोलते हैं पानी पटवारी, उसकी एमसीक्यूज की सीरीज है। इसमें हिंदी, जीएस और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन है। 50% वेटेज इन्हीं सब सब्जेक्ट का है। तो दोस्तों, काफी अच्छी ये हमारी क्लास होने वाली है। अभी तक 4 हमने कर लिया है सेट, ये 5वां सेट है। आप देख सकते हैं लास्ट सेट लगभग 7-8 दिन पहले हुआ था। उसके बाद त्यौहार और कुछ व्यक्तिगत काम के कारण क्लास नहीं हो पा रही थी। आज से फिर हम अपनी क्लास को गति प्रदान करते हैं, निरंतरता प्रदान करते हैं। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, आप लोग काफी अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। क्वेश्चन नॉर्मल आएंगे, हो सकते हैं कूट वाले आए या फिर कथन और कारण वाले आए। इसके लिए अगर आपको क्वेश्चन सही करना है, अच्छे से बनाना है, तो आपको अपना रिवीजन बहुत अच्छा रखना होगा, एक एक लाइन को पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि अगर कथन और कारण में या कूट में मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, मल्टीपल लाइंस आ जाते हैं, तो आप चूज नहीं कर पाते हो, छांट नहीं पाते हो कि सही क्या है। तो इसके लिए क्या है, रिवीजन बहुत तगड़ा रखना है। पढ़ाई तो करनी है, रिवीजन बहुत तगड़ा रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो ना हो, जो टॉपिक से अपन क्वेश्चन ला रहे हैं वो पूरा इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन के थ्रू अधिक से अधिक पूरे एक टॉपिक को हम कवर कर सके। ठीक है? तो काफी अच्छे से आपने दशहरा मनाया होगा, दुर्गा पूजा मनाया होगा, कुछ दिन बाद दिवाली है, दिवाली भी आप अच्छे से मनाओगे। लेकिन पढ़ाई की जो गति है वो टूटनी नहीं चाहिए, पढ़ाई निरंतर करना है। ठीक है? क्योंकि एक बार छोड़ोगे, 2-3 दिन पढ़ाई नहीं करोगे, चौथे दिन वापस कम बैक करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक? और दोस्तों, जो बर्थडे वाला वीडियो डाला था, शॉर्ट्स डाला था, उस वीडियो में आपने, जो भी मेरे स्टूडेंट है, मेरे प्यारे छात्र है, जो प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जिन्होंने भी विश किया और मुझ तक पहुंच बनाई, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद करता हूं। इसी तरह योगेंद्र साहू क्लासेस एंड टीम के लिए अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखे, और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ मिलकर कुछ बहुत अच्छा करे, कुछ बहुत बेहतर करे, और आपका सिलेक्शन जरूर हो। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छी क्लास होने वाली है। ठीक है? पहले कंप्यूटर से ही हम लोग चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके लेबर इंस्पेक्टर और एग्जामों में आए हुए हैं, तो मैंने वहीं से क्वेश्चन इस बार उठा लिया है। ठीक है? पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब यही क्वेश्चन कथन और कारण में आ जाएंगे। एमएस एक्सेल में किसी सेल में सूत्र लिखने के लिए हम शुरुआत में खाली स्थान ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, कोई भी एग्जाम हो, यह कई बार पूछा गया है कि एमएस एक्सेल, एक्सेल में क्या होता है, पूरा डेटा का काम होता है। आपका मार्कशीट, आपका बिल, आपका कोई भी गणितीय जो गणना है, या फिर बोल सकते हो टेबल बनाना है, नाम का, नंबर का, आधार कार्ड नंबर का, ये जो पूरे टेबल बनते हैं, जो डेटा का काम होता है, वो है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल फाइल में बनता है। तो एमएस एक्सेल फाइल में कोई भी सूत्र, गणितीय सूत्र, जैसे पूरे, अब जैसे एक ये एक कॉलम है, इसमें 2, 5, 8, 9, 10 है। इनको जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, सूत्र लगाओगे। तो वो सूत्र की शुरुआत होगी इक्वल टू। इक्वल टू से क्या होगा, सूत्र की शुरुआत होगी। तो एमएस एक्सेल में हम कोई भी गणितीय सूत्र लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इक्वल टू का। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ये कई बार पूछा गया है, लगातार पूछा जा रहा है। एमएस एक्सेल क्या है, डेटा हैंडलिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड क्या है ना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेस क्या है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है? एमएस पावर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये सब भी पूछा जाता है। ठीक है? तो और ये सब सॉफ्टवेयर मिला के एक सूट बनता है, उस सूट को बोलते हैं एमएस ऑफिस सूट। ठीक है? चलिए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीवीडी में हम खाली स्थान रंग की लेजर किरणों का उपयोग करके इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। डीवीडी में हम कौन से रंग की लेजर का उपयोग करके इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं? डीवीडी एक डिस्क होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है? सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है? तो डीवीडी का पूछ रहा है, तो डीवीडी में और सीडी में दोनों में लाल रंग का लेजर निकलता है। जो डीवीडी का लेंस होता है और जो सीडी का लेंस होता है, आंख के जैसा लेंस होता है, उससे लाल रंग की लेजर निकलती है। और वो लाल रंग की लेजर जो सीडी और डीवीडी में डेटा राइट हुआ है,
उसको पढ़ती है। तो जो डीवीडी का लेजर है वो और ज्यादा पावरफुल होता है सीडी के मुकाबले, और उससे ज्यादा पावरफुल होगा ब्लू रे का लेजर। ठीक है, तो यहां क्या होगा, लाल रंग होगा, है ना। देखो डीवीडी की स्टोरेज क्षमता कई बार पूछा है, डीवीडी की स्टोरेज क्षमता होती है आपकी 4.7 जीबी, 4.7 जीबी। कब, सिंगल लेयर, है ना, सिंगल लेयर में। और डबल लेयर में कितना होगा, 8.5 जीबी। डबल लेयर में कितना होगा, 8.5 जीबी स्टोरेज क्षमता। अगर डीवीडी को एक तरफ यूज करने वाला है तो 4.7 जीबी उसकी स्टोरेज क्षमता होगी, और डीवीडी दोनों तरफ यूज करने वाला है तो 8.5 जीबी उसकी स्टोरेज क्षमता होगी। सीडी की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, सीडी की होती है 700 एमबी। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया लाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर से एंटीवायरस वायरस को भगाते हैं या वायरस सॉफ्टवेयर को रोकते हैं, उनको फ्रीज कर देते हैं, उनको डिलीट कर देते हैं। वायरस क्या है, एक दोषपूर्ण प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम जो कंप्यूटर यूज करते हैं उनको तो 3-4 सॉफ्टवेयर का नाम आता होगा, जो नहीं यूज करते उन लोग नाम याद कर लीजिएगा, है ना। तो अवस्था भी एंटीवायरस है, क्विक हील भी एंटीवायरस है, ये बहुत महंगा एंटीवायरस आता है। ठीक है, क्विक हील बहुत महंगा एंटीवायरस आता है। ये क्या करता है, फाइल को रिपेयर भी करता है। अगर कोई फाइल वायरस से डैमेज हो गई है तो उसको रिपेयर भी करता है ना। मैकफी भी एंटीवायरस है, एवरेज लेवल का है। कैस्पर स्काई भी एंटीवायरस है, एवरेज लेवल का है ना। नेट प्रोटेक्टर एनपीएवी ये भी एंटीवायरस है, ये भी एवरेज। इससे ऊपर आएगा बिट डिफेंडर, कौन सा, बिट डिफेंडर। तो ये सब एंटीवायरस के नाम है, पूरे एंटीवायरस है। तो क्या होगा ये, ऑप्शन सी। चलो, जैसा जो एंटीवायरस में जितने ज्यादा फीचर्स होंगे वो एंटीवायरस उतना ही ज्यादा महंगा होगा। जिस एंटीवायरस में जितने ज्यादा फीचर्स होंगे वो एंटीवायरस उतना ही ज्यादा महंगा होगा। तो क्विक हील थोड़ा महंगा आता है, क्यों, क्योंकि इसमें फीचर्स ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बनता ही है और बनते रहेगा। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मान लो आप चला रहे हो क्या, विंडोज 11 चला रहे हो, आप इसको खरीदोगे या डाउनलोड करोगे तो विंडोज 11 के कोड में आप बदलाव नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। क्या हो गया, क्लोज सोर्स। आप इसके सोर्स में बदलाव नहीं कर सकते, है ना। एक होता है ओपन सोर्स, है ना। ओपन सोर्स में क्या होता है, ओपन सोर्स में आप कोड में बदलाव कर सकते हैं, कोड को देख सकते हैं, ठीक है, अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूछ रहा है ना। तो मैक ओएस ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स नहीं है। एमएस डॉस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे पहले यही चलता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ओपन सोर्स नहीं है। विंडोज ये भी ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स कौन सा है, उबंटू। अगर आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो अपने कंप्यूटर में, है ना, और मान लो इंटर मारने से अगर कोई सॉफ्टवेयर खुल रहा है तो आप इसके कोड में बदलाव करके इंटर मारने से सॉफ्टवेयर को बंद भी कर सकते हो। लेकिन विंडोज में जो बटन जो काम करता है वो वही करेगा, उसको आप नहीं बदल सकते। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोड का समूह होता है ना। आप अगर कोड को देख सकते हो, बदल सकते हो तो वो है ओपन सोर्स। अगर आप सॉफ्टवेयर के कोड को नहीं बदल सकते तो वो है क्लोज सोर्स। यहां ओपन सोर्स पूछा है तो ओपन सोर्स में आएगा आपका उबंटू। उबंटू और कौन सा है, उबंटू है और लिनक्स, उबंटू और लिनक्स, ठीक है, उबंटू और लिनक्स ये क्या है, ओपन सोर्स है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायात से नहीं होता है।
कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता है भाई, बताइए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा ही होता है। इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर चाहिए। ई कॉमर्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वो भी कंप्यूटर से ही होता है। कारपेंट्री दुकान, कारपेंट्री मतलब फर्नीचर दुकान में, फर्नीचर दुकान में कंप्यूटर हो ना हो, आदमी हाथ से फर्नीचर बना सकता है। ठीक है, पर अब ऐसी ऐसी मशीन आई है, सीएनसी मशीनें आई हैं, जो प्रोग्राम फीड कर दो वो लकड़ी को ऑटोमेटिक डिजाइन में काट देती है, तब भी ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जो आमीन पटवारी का पेपर आपका 7 तारीख को होने वाला है दिसंबर में, उसका फुल लेंथ कोर्स भी हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। और आमीन पटवारी की अपनी तैयारी को आप पुख्ता कर सकते हो, जांच सकते हो, अपने लेवल को परख सकते हो हमारे टेस्ट सीरीज के द्वारा। ये टेस्ट सीरीज में टोटल 25 टेस्ट होंगे, जिसमें 20 से टेस्ट सब्जेक्ट वाइज होंगे और 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। उसी प्रकार आप फुल कोर्स में रिकॉर्डेड और लाइव क्लास अभी चल रही है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आप प्रिंट करा सकते हो। दोस्तों, अगर आप तैयारी करना चाहते हो बहुत अच्छे से नौकरी के लिए, तो आप एक बार योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारे संस्था के कॉन्टैक्ट नंबर 8770123687 पर संपर्क आप कर सकते हो। दोस्तों, अभी बैक टू बैक लाइव क्लास चल रही है। 3 बजे सीडीपी की क्लास, 4 बजे हिंदी की क्लास, उसके बाद योगेंद्र सर की 2-3 लाइव क्लास चलती है। तो अभी काफी लाइव क्लास हमारे द्वारा ऐप में चलाई जा रही है। अगर आप ऐप परचेस करते हैं तो आप लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये प्रिंटर बहुत धूम मचाएगा, इसी को बोलते हैं डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना, का दूसरा नाम क्या है? का दूसरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। जो प्रिंटर प्रिंट करते समय कागज को टच करे, कागज पर बार बार हिट करे, वो है इंपैक्ट प्रिंटर। क्यों? क्योंकि वो कागज पर इंपैक्ट डाल रहा है। जो प्रिंटर प्रिंट करते समय कागज को ना छुए, ऊपर से लेजर से ही प्रिंट कर दे, उसको बोलेंगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो जो डीएमपी होता है वो क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है। और ये क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर है। ये क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर, है ना। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को क्या बोलते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर। सर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होता है? बैंक खाता है, बैंक में जाइए, है ना, बैंक में जाइए और जिसमें बैंक वाला आपका स्टेटमेंट निकाल के देता है, जिसमें आपका एफडी को प्रिंट करके देखता है, एक बड़ा सा प्रिंटर रहता है चौकोन, उसमें ऐसे खर खर आगे पीछे घूम घूम के प्रिंट होता है, वही है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, तो वो क्या है? एक इंपैक्ट प्रिंटर। क्यों? क्योंकि वो कागज को छूता है। कई बार पासबुक प्रिंट करते समय क्या होता है, वो इतने जोर से प्रिंट करता है कि कागज में ही छेदा हो जाता है, देखे होगे आप लोग, है ना। तो मतलब वो कागज को छू रहा है, तो वो क्या हो गया? इंपैक्ट प्रिंटर है। जो आपकी पासबुक प्रिंटिंग मशीन है वो भी इंपैक्ट प्रिंटर है, वो एक कैरेक्टर प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है। वो एक कैरेक्टर प्रिंटर है, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा और इंपैक्ट करके प्रिंट करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? बताइए भाई। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ब्लूटूथ स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, लाइन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है ना। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इससे चेक पढ़ते हैं। चेक में जो नीचे, चेक के नीचे 6 अक्षर लिखे रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट अक्षर होते हैं, उसी को चेक नंबर बोलते हैं, उसी से आपका चेक क्लियर होता है। तो चेक के नीचे जो अक्षर लिखा रहता है उसको पढ़ता है आपका ओसीआर, है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ये नंबर को पढ़ के आपके पूरे डिटेल को कंप्यूटर में ला देता है, मतलब ये इनपुट कर रहा है। तो ओसीआर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ऐसे ही काम होता है ओएमआर, है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आपके किसको चेक करता है? ओएमआर सीट को। ये भी इनपुट डिवाइस है। फिर रिजल्ट कहां दिखेगा? मॉनिटर में। तो मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया।
है ना, ब्लूटूथ स्पीकर से आवाज आएगी, आवाज आ रही मतलब आउटपुट डिवाइस, लाइन प्रिंटर से प्रिंट हो रहा है मतलब आउटपुट डिवाइस, तो भैया इनपुट डिवाइस में ओसीआर आएगा। अगला क्वेश्चन, यूआरएल का अर्थ है, यूआरएल का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आप, क्या होता है, वेब ब्राउजर में कोई चीज खोजते हो, वेब ब्राउजर में आप कोई चीज खोजते हो, वो चीज कहां पे है, वो चीज कहां पे है, ये कौन बताएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। आप खोज रहे हो सीजी व्यापम, सीजी व्यापम खोज रहे हो, सीजी व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल खोज रहे हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बताएगा ये कहां पे है, ये बताएगा गवर्नमेंट की एक संस्था है जिसके द्वारा एग्जाम लिया जाता है, फिर इसका लिंक आ जाएगा, आप क्लिक करोगे और अमीन पटवारी का क्या भरोगे? फॉर्म भरोगे। तो कोई भी चीज इंटरनेट पे कहां पे है ये बताता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक आईडी बताता है, और ये प्रोटोकॉल का यूज करता है, कौन सा? HTTP प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद एक और प्रोटोकॉल होता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, सिक्योर ये हरे कलर का रहता है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल का यूज करके बताता है कहां पे है जो चीज आप खोज रहे हो। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्यों? ये आपके कामों को आसान बनाता है, आपके वायरस, कंप्यूटर वायरस को खत्म करता है। ग्राफिक डिजाइन में क्या होता है? ग्राफिक डिजाइन में जो बड़े बड़े फ्लैक्स छपते हैं ना, जैसे अभी जो भी योजना आएगी उसका बड़ा बड़ा फ्लैक्स छपवाएंगे, लगाएंगे, तो वो ग्राफिक डिजाइन में होगा। एप्लीकेशन में क्या होता है? कोई एक विशेष कार्य होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है? कोई भी एक विशेष कार्य होता है। जैसे आपका MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्यों? क्योंकि इसमें आप वर्ड में काम कर सकते हो, MS एक्सेल में काम कर सकते हो, MS एक्सेस में काम कर सकते हो, वन नोट में काम कर सकते हो, पावर पॉइंट में काम कर सकते हो। ये क्या है? पर्टिकुलर कुछ काम करने के एप्लीकेशन है, तो इसी के लिए बोलते हैं इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता कौन है? कंप्यूटर को जिंदा कौन करता है? कंप्यूटर की जान क्या है? कंप्यूटर की जान है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कोई भी अन्य सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल होगा ही नहीं। तो कंप्यूटर को जिंदा कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लिनक्स है, उबंटू है, MS DOS है, उसके बाद विंडोज 11-12 तक चले गया है अभी, ठीक है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल चलाने के लिए। मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसको? एप्पल के फोन को चलाने के लिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है। कंप्यूटर नहीं रहेगा तो क्या नहीं हो पाएगा, है ना। तो कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है बताइए? कंप्यूटर के बिना इंटरनेट संभव नहीं है। इंटरनेट कहां चलता है? कंप्यूटर से ही चलता है। चिकित्सीय परीक्षण तो डॉक्टर करेगा, पेंटिंग पेंटर करेगा, फिशिंग फिशर करेगा, यह तो मानव निर्मित कार्य है। लेकिन इंटरनेट को चलाने के लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए। बिना कंप्यूटर के इंटरनेट नहीं चलेगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। कंप्यूटर वायरस की निशानी क्या है? इसका ऑप्शन जहां तक ABC लिया था, लेकिन ऑप्शन होना चाहिए ABCD। जो एक वायरस होता है वो सबसे पहले क्या करेगा? आपके कंप्यूटर को धीरे कर देगा, कंप्यूटर तेज चलेगा ही नहीं। दूसरा क्या होगा? आपका कंप्यूटर बार बार क्रैश हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, या कोई काम नहीं होगा, या हैंग हो जाएगा बार बार। तीसरा क्या होगा? फाइल मिस हो जाएगी, सेव कहीं और करोगे हो कहीं और जाएगा, फाइल मिलेगा नहीं। और एक वायरस क्या होता है जो कंप्यूटर में अपनी बार बार कॉपी करता है और कंप्यूटर के डिस्क को पूरा फुल कर देता है, कंप्यूटर को क्रैश कर देता है। तो कंप्यूटर वायरस एक दोषपूर्ण प्रोग्राम है जो क्या करते हैं? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और ये वायरस और जितने भी वायरस हैं इनको क्या बोलते हैं? मालवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस एक दोषपूर्ण प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है।
इससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस धीमा हो जाएगा। पहले जो नोकिया के मोबाइल आते थे उसमें वायरस आ जाता था, तो फोन लगाए हो किसी को, बात हो गई, फोन काट रहे हो, फोन कट ही नहीं रहा, फोन धीरे हो गया, है ना, उसके बाद फाइलें मिस हो जाती है, फोटो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बार बार फोन हैंग होने लगेगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, आपके कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर में बार बार किसी चीज को कॉपी करते जाएगा, जिससे क्या होगा, डिस्क फुल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस जिससे डेटा अपन डालेंगे, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस क्या है बताइए, है ना। L2 स्विच एक स्विच होता है जिससे कंपोनेंट जुड़ता है। वाईफाई डिवाइस क्या है, एक डिवाइस है जिससे इंटरनेट चलता है। इथरनेट क्या है, इथरनेट एक केबल है जो बहुत से कंप्यूटर को जोड़ता है और लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है। छोटे क्षेत्र के लिए हमारे कंप्यूटर इथरनेट से जुड़े हुए हैं और लैन केबल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। टच पैड, इसी को बोलते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से क्या करते हो आप, इनपुट करते हो। अब देखिए ये मेरा मोबाइल है और मैं इसमें खोल रहा हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप। तो मैं क्या करूंगा, इस ऐप के आइकॉन के ऊपर टच कर दिया, मतलब मैं इनपुट दे दिया और ये ऐप खुल गया। और इस आइकॉन को क्या बोलते हैं, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। चलिए तो टच पैड क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन मोड में दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है ना। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर क्या है, एक आपका प्रेजेंटेशन बनाने वाला सॉफ्टवेयर है जिसमें आप पूरा प्रेजेंटेशन क्या करते हो, रेडी करते हो। तो पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनाओगे उसमें पन्ने को क्या बोलते हैं, जितने पेज रहेंगे उसको बोलेंगे स्लाइड, है ना। और जब वो स्लाइड एक के बाद एक आते जाएगा उसको बोलेंगे स्लाइड शो, ठीक है। तो स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सा आता है, F5। F मतलब फंक्शन की 5, ठीक है। F5 से क्या होता है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट होता है। जब F5 दबाओगे तो प्रारंभ से स्टार्ट होगा, कहां से, प्रारंभ से, ठीक है। जिस पेज में हो, जिस स्लाइड में हो, जिस पेज में हो वहां से स्टार्ट करने के लिए, जिस पेज में हो वहां से स्टार्ट करने के लिए क्या होगा, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 दबाओगे तो जहां पे हो वहां से स्टार्ट होगा। अगर आपके स्लाइड शो में 5 स्लाइड है, 1 2 3 4, ये 5 पन्ने हैं, पांचों पन्नों को आप डिजाइन कर लिए हो। अगर F5 दबाओगे तो पहले पन्ने से चालू होगा शो, है ना। अब मान लो आप तीसरे पन्ने में हो और यहीं पे ब्रेक कर लिए हो, आपको इसी पेज से शो वापस चालू करना है। अगर आप F5 दबाओगे तो 1 नंबर में चल जाओगे, अगर आप शिफ्ट प्लस F5 दबाओगे तो यहीं से चालू होगा आगे, ठीक है। तो याद रखना, प्रारंभ से प्रारंभ करने के लिए F5 और जहां पे हो वहां से प्रारंभ करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 और खत्म करने के लिए क्या, एस्केप। खत्म करने के लिए क्या, एस्केप। एस्केप से क्या होगा, स्लाइड शो रुक जाएगा, ESC। खत्म करने से क्या, ESC। एस्केप बटन दबाओगे, सबसे कोने का बटन, स्लाइड शो रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है, बताइए। MS वर्ड से आप क्या करते हो, ये जो PDF टाइप हुआ है पहले इसको वर्ड में टाइप करते हैं, तो जितने भी टाइपिंग का काम है वो MS वर्ड में होता है, ठीक है। तो MS वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेस, वर्ड प्रेस नहीं जी, वर्ड प्रोसेस। वर्ड को क्या करते हैं हम, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एक कर्सर ऐसे ब्लिंक करते रहेगा, कर्सर यहीं पे टाइप होता है। मैं टाइप करूंगा DEEPAK, दीपक वर्मा, है ना। तो ये पूरा टाइप होगा, कैसे टाइप होगा, MS वर्ड में। तो ये वर्ड प्रोसेस है पूरा। तो वर्ड, जो भी वर्ड का काम करना है वो MS वर्ड सॉफ्टवेयर में किया जाएगा, ठीक है। MS एक्सेल में क्या होता है, पूरा डेटा का काम होता है, पूरी
सूचनाओं को रो और कॉलम में व्यवस्थित करते हैं। एमएस एक्सेस क्या होता है? डेटा से कनेक्ट करता है, जो भी आपका पुराना डेटाबेस है उससे कनेक्ट होता है। एमएस पावर पॉइंट क्या करता है? वो करता है प्रेजेंटेशन बनाता है, ठीक है। और ये सबको क्या बोलते हैं? एमएस ऑफिस सूट, वर्ड प्रोसेस। टेक्स्ट, ग्राफिक, आर्ट, ध्वनि, एनिमेशन और वीडियो का कॉम्बिनेशन जो कि कंप्यूटर या एक कंप्यूटर डिवाइस से भेजा जाता है कहलाता है। कोई भी फोटो जिसमें गाना हो, जिसमें आर्ट हो, जिसमें ग्राफिक्स हो, है ना, सभी चीजों का मिश्रण कहलाता है मल्टीमीडिया। क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया। इसीलिए इसीलिए इस मोबाइल को बोला जाता है मल्टीमीडिया मोबाइल। क्यों? क्योंकि इसमें वीडियो, ऑडियो, फोटो सब चलता है। तो ये क्या हो गया? एक मल्टीमीडिया। अब इसी को क्या बोलते हैं आजकल? एंड्रॉइड बोल देते हैं, ठीक है। चलो, कौन सा प्रिंटर कुछ ही फॉन्ट में प्रिंट कर सकता है? मतलब 2-4 फॉन्ट, लेखन शैली को बोलते हैं फॉन्ट। तो कौन सा प्रिंटर कुछ ही फॉन्ट में प्रिंट कर सकता है ना? तो देखो, जो लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, इसमें तो लाखों फॉन्ट होते हैं, है ना। जो प्रिंटर पेज को टच करके, इंपैक्ट करके प्रिंट करता है, वो ही कुछ फॉन्ट में प्रिंट करेगा। तो इसमें कौन सा होगा आपका? देखिए, इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है ना? ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ये भी नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपैक्ट है। तो उसके हेड में जितने फॉन्ट होंगे उतने ही फॉन्ट को वो प्रिंट कर पाएगा, ठीक है। उसके हेड में, उस प्रिंटर के हेड में जितने फॉन्ट होंगे उतने ही फॉन्ट को वो प्रिंट कर पाएगा। लेकिन अगर आप लेजर प्रिंटर में, कंप्यूटर में फॉन्ट सिलेक्ट करो और कमांड दे दो प्रिंटर को, वो कोई भी फॉन्ट में प्रिंट कर देगा। तो लिमिटेड फॉन्ट में प्रिंट कौन करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इंपैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ये कुछ ही फॉन्ट में प्रिंट करता है। ये क्या है? एक कैरेक्टर प्रिंटर है, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा। कैरेक्टर प्रिंटर, इसी को बोलते हैं सीरियल प्रिंटर। क्या? सीरियल प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर को ही सीरियल प्रिंटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीवीडी का अर्थ क्या है? डीवीडी का अर्थ होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी का क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? आपके ईमेल में बहुत सारे प्रमोशन वाले ईमेल आ जाते हैं। मेल आईडी में, आपके मेल आईडी में बहुत सारे प्रमोशन वाले या ऐसे ऐसे मेल आते हैं जो आपके काम के नहीं है, आपके काम के नहीं है। तो इस प्रकार के ईमेल को कहा जाता है स्पैम। स्पैम, ठीक है। अवांछित ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीडी की डेटा स्टोरेज करने की क्षमता क्या होती है? सबसे पहले क्या चलता था? सीडी, सीडी के बाद आया डीवीडी, डीवीडी के बाद आया ब्लू रे डिस्क, है ना। तो सीडी 700 एमबी, सीडी की क्षमता 700 एमबी। डीवीडी की कितनी? 4.7 जीबी। कब? सिंगल लेयर में, है ना। डीवीडी डबल में जाओगे तो 8.5 जीबी, 8.5 जीबी, ठीक है। सीडी की 700 एमबी। डीवीडी अगर सिंगल लेयर है तो 4.7 जीबी, डबल लेयर है तो 8.5 जीबी। उसके बाद आएगा ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क कितना? 25 जीबी, है ना। 25 जीबी सिंगल लेयर, ठीक है। डबल लेयर 50 जीबी। किसका? ब्लू रे डिस्क का। और 1 टीबी, 1 टीबी किसका होता है? आपके हार्ड डिस्क का। एक और डिस्क आता है जिसको बोलते हैं आपका BDLX, BDLX डिस्क। इसकी क्षमता कितनी होती है? इसकी क्षमता 100 जीबी से 125 जीबी तक होती है। सोचो,
बीडी एक्सएल डिस्क, ये पूछा जाएगा। बीडी एक्सएल डिस्क का स्टोरेज क्षमता कितना होता है? 100 जीबी से 125 जीबी, है ना। बीडी एक्सएल को ब्लू रे एक्स्ट्रा लार्ज डिस्क बोलते हैं। बीडी एक्सएल को ब्लू रे एक्स्ट्रा लार्ज डिस्क बोलते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता 100 जीबी से 125 जीबी होती है। ठीक, तो सबसे छोटा सीडी, सीडी के बाद डीवीडी, डीवीडी के बाद ब्लू रे और ब्लू रे के बाद बीडी एक्सएल डिस्क। ठीक है, ये जो डिस्क आते हैं सीडी गोल गोल, उसकी क्षमता है। ठीक, चलो एक पूछा जाता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता। फ्लॉपी डिस्क सबसे पुराना स्टोरेज डिवाइस है। इसकी स्टोरेज क्षमता होती थी 1.44 MB। अभी आपका एक एक फोटो 2-2, 3-3 जीबी का होता है। एक एक फोटो 2-2, 3-3 जीबी का होता है ना। 3.5 mm के फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती थी 1.44 MB। फिर इसको बढ़ा के कहां तक लाया गया? 2.88 MB तक, मेगाबाइट, है ना। और आपके एक फोटो लोगे, उसका जो साइज है वो जीबी में जाता है। सोचो कितना कम स्टोरेज डिवाइस होता था पहले। चलो, कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया था? कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप जारी किया था। ठीक है, ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन किसके? कंप्यूटर के। अब आ जाते हैं हिंदी में। हिंदी के बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत हैंडसम क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते। हिंदी, है ना। सरा, संघ और विहिप में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है? सरा, संघ और विहिप में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है? अब देखिए, जो ये लगा हुआ है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो जो ये डॉट वाला ऐसे लंबा चिन्ह रहता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह। चिन्ह भी पूछेगा। पूर्ण विराम कैसे? ऐसे रहता है। ठीक है, पूर्ण विराम एक लाइन रहता है। ठीक, तो ये जो छोटे छोटे लाइन डॉट टाइप के दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्या? लाघव चिन्ह। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है? अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है भाई, बताइए। अर्धविराम, अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह है ये डॉट और नीचे कॉमा। डॉट और नीचे कॉमा, ये क्या है? अर्धविराम। ये क्या है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ये क्या है? अल्प, ये क्या है? अल्प विराम। क्या? अल्प विराम। ये क्या है? प्रश्नवाचक। और ये क्या है? अर्धविराम। ठीक, विस्मयादि बोधक, इंक्लेमेशन आप जानते हो। उसके बाद ये कॉमा नीचे रहेगा, इसको बोलेंगे अल्प विराम। क्वेश्चन मार्क आपको पता है, कॉमा के ऊपर बिंदी आ जाएगा, वो कहलाएगा अर्धविराम। तो अर्धविराम पूछा है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा केवल एक वाक्य शुद्ध है? पहचानिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? केवल एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा? पहचानिए, है ना। तो क्या है इसमें? बंदूक। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। देखिए, जो भी हथियार को हम हाथ से पकड़ के चलाते हैं, मारते हैं, और जिसका उद्देश्य चोट करना होता है, वो कहलाता है अस्त्र। और जो भी हथियार हम हाथ से पकड़ते हैं लेकिन वो हथियार से डायरेक्ट नहीं मारते, उस हथियार को या तो फेंक के मारेंगे या उस हथियार से कुछ भी निकलेगा वो जाके दूर मारेगा, वो कहलाता है अस्त्र। ठीक है, सरल शब्दों में शस्त्र को हाथ से पकड़ के चलाया जाता है और अस्त्र को फेंक के मारा जाता है। तो बंदूक को आप हाथ से पकड़ते हो, लेकिन बंदूक से आदमी मरता नहीं है, गोली से मरता है। और गोली को आप हाथ से नहीं पकड़ते, गोली दूर जाके मारती है। तो बंदूक क्या हो गया? एक अस्त्र हो गया। पुराने जमाने में जिस हथियारों को हम हाथ से पकड़ के चलाते थे उनको शस्त्र कहते थे, और जिस हथियार को हम किसी ताकत से या मंत्र उच्चारण के दौरान दूर खड़े आदमी को मारने के लिए उपयोग करते थे
उसको कहते हैं क्या? अस्त्र। तो बंदूक को हाथ से जरूर पकड़ते, लेकिन आदमी मरता गोली से है, तो यह क्या होगा? बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। लेकिन तलवार क्या है? तलवार है शस्त्र। लकड़ी क्या है? लकड़ी भी शस्त्र है, क्योंकि हाथ से पकड़ के चलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। इसमें सही क्या होगा? कृष्ण के अनेक नाम है। कृष्ण के अनेक नाम है। क्यों? क्योंकि अनेक स्वयं बहुवचन में है। अनेक का बहुवचन अनेकों नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनेक स्वयं में बहुवचन में है, उसका और बहुवचन नहीं बना सकते। बहुत पूछता था। श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, वह दंड देने योग्य नहीं है, वह दंड पाने योग्य है। दंड पाने योग्य है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? राधा कमरे के भीतर में है। राधा कमरे के भीतर है। राधा कमरे की भीतर में है। राधा कमरे में भीतर है। बताइए भैया, राधा कमरे के भीतर है ना? कमरे के भीतर है, इसमें में नहीं लगेगा। ऑप्शन बी शुद्ध है। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। स्वर्ग, गाय, वज्र, वाण, आंख, इंद्रियां, सरस्वती, इन शब्द के लिए एक शब्द बताइए। स्वर्ग, गाय, वज्र, बाण, आंख, इंद्रियां, सरस्वती, इन सभी के लिए एक शब्द बताइए। तो इन सभी के लिए एक शब्द होगा क्या? गौ। इन सभी के लिए एक शब्द क्या होगा? गौ। चलो, अगला क्वेश्चन, ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे भैया, है ना? और क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, पर ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अधिक से अधिक वर्ड आपको याद करने हैं। बिना पलक गिराए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो आदमी पलक नहीं झपकता, बच्चों का पलक बहुत कम झपकता है। ठीक है, जो आदमी पलक नहीं झपकता उसके लिए शब्द क्या है? निर्निमेष। निर्निमेष को क्या बोलते हैं? बिना पलक झपकाए। निर्निमेष, बिना पलक झपकाए। निरीक्षण मतलब अवलोकन करना। निर्विकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। निराकार, निर्विकार, या जिसमें विकार नहीं है ना? एक वर्ड है अहर्निश। अहर्निश का अर्थ क्या होता है? बताइए कमेंट करके। अहर्निश का अर्थ होता है क्या? बताइए कमेंट करके। मैं बताता हूं। अहर्निश का अर्थ होता है दिन रात। दिन रात को क्या बोलते हैं मिला के? अहर्निश। इसीलिए बहुत से उपक्रम का टैगलाइन होता था, अहर्निश सेवा महे। दिन रात सेवा में, अहर्निश सेवा महे। ये बीएसएनएल वाले भी अपने फोन में लिख के देते थे, अहर्निश सेवा महे, है ना? जो आर्मी पोस्ट वाले हैं, आर्मी के जो पोस्ट ऑफिस है, उन लोग लिखते थे अहर्निश सेवा महे, मतलब दिन रात सेवा में। अहर्निश का दिन रात क्या होता है? दिन रात। और निर्निमेष का क्या होता है? बिना पलक गिराए देखने वाला। विभाव के कितने भेद होते हैं? यह रस का क्वेश्चन आ गया। विभाव के कितने भेद होते हैं? बताइए। विभाव के दो भेद होते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और एक होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। पहले विभाव क्या होता है समझ लो, है ना? जो व्यक्ति, पदार्थ या वस्तु के कारण अन्य व्यक्ति के हृदय में जो स्थायी भाव जागता है उसको विभाव बोलते हैं, है ना? जो रस हृदय में जागता है, जिसके कारण रस की उत्पत्ति होती है, चाहे वो कुछ भी हो, वो कहलाता है विभाव। और विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। उद्दीपन किससे? बाहरी वातावरण से। बाहरी वातावरण से जो भाव अंदर में जागता है वो कहलाता है उद्दीपन। मैं जंगल में अकेला हूं, बहुत घनघोर अंधेरा है और अचानक मुझे शेर की दहाड़ सुनाई दी। मेरे अंदर स्थायी भाव क्या जगेगा? डर का। मेरे अंदर स्थायी भाव क्या जगेगा? डर का।
पर वो किस कारण जगा? अंधेरे को देख के, शेर की आवाज सुन के, बाहरी वातावरण से। इसको बोलेंगे उद्दीपन विभाव। ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी प्रेमिका का चेहरा देखता हूं और मेरे हृदय में उसके प्रति रति प्रेम रस जागने लगता है, तो वो क्या होगा? आलंबन विभाव। ठीक है। तो दो विभाव होते हैं, आलंबन और उद्दीपन विभाव। चलिए अगला, किस अलंकार में लक्षण से चमत्कार घटित होता है? चमत्कारिक बात करने वाला लक्षण अलंकार कौन सा है? चमत्कारिक बात करने वाला जो अलंकार है वो अतिशयोक्ति अलंकार है। मतलब जो नहीं हो सकता, चमत्कार की बात कर रहे हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। किस छंद में 6 चरण होते हैं? किस छंद में 6 चरण होते हैं? बताइए भाई, किस छंद में 6 चरण होते हैं? किस छंद में 6 चरण होते हैं? छप्पय। छप्पय में 6 चरण होते हैं। ठीक है। छप्पय किनसे मिलकर बनता है? छप्पय मिलकर बनता है रोला। रोला प्लस उल्लाला। रोला और उल्लाला छंद से मिलके क्या बनेगा? छप्पय। तो प्रथम 4 चरण, प्रथम 4 चरण क्या होगा? रोला। और अंतिम 2 चरण, अंतिम 2 चरण क्या होगा? उल्लाला। ये क्या है? छंद है, उल्लाला। रोला में कितनी मात्राएं होती है? रोला में 24 मात्राएं होती है ना? प्रत्येक चरण में रोला में 24 मात्राएं होती है। रोला क्या है? सममात्रिक, सभी में मात्रा बराबर है, सममात्रिक छंद। अब उल्लाला में पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, 13 मात्राएं होती है। उल्लाला में पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। तो यह क्या हो गया? अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है। रोला में पहले और तीसरे चरण में यति होता है। यति क्या है? विराम होता है। सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, यति क्या होता है? विराम। पहले और तीसरे चरण को पढ़ने के बाद थोड़ा सा पाउस लेना है ना? तो इस विराम को बोलते हैं यति। ठीक है। चलिए ये हो गया। तो छप्पे में 6 चरण होते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, दो जायुक फल 4, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमरै पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो ये क्या है भैया बताइए? ये क्या है? ये है आपका दोहा। ये क्या है? दोहा। और इसके बाद जो आप पढ़ते हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो क्या है? चौपाई। वो क्या है? चौपाई। ठीक है। चलो क्वेश्चन आ गया आपका जीएस से। राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो कौन आदमी संसद का भाग है? राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल सही है। तो याद रखना, भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संसद है। भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संसद है। और दोनों सदनों से पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर करेगा। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए। ठीक है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जी पॉलिटी के, पढ़ लीजिए। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? स्पीकर कहां होता है? लोकसभा में। ठीक है, स्पीकर कहां होता है? लोकसभा में। तो लोकसभा स्पीकर के लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, बताइए। चलिए, सही पूछा है, स्पीकर राष्ट्रपति के साथ पर्यंत पद धारण करता है। बिल्कुल गलत। स्पीकर अपने कार्यकाल के दौरान तक पद धारण करता है और जब तक उसको हटा ना दिया जाए, ठीक, और हटने के बाद भी वो पद पर रहेगा जब तक नया स्पीकर ना आए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। गलत। वह यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यही कहानी घूम जाएगी। अब इसको बताओ, जो आदमी स्पीकर बन रहा है अगर वो सदन का सदस्य नहीं है तो क्या वो स्पीकर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो ये भी गलत है। आपको पता होगा कोई भी आदमी मंत्री बन सकता है, अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बन सकता है, परंतु मंत्री बनने के बाद उसको 6 माह के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। अगर वो सदस्यता नहीं लेता तो वो मंत्री पद से बर्खास्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो दोबारा मंत्री तभी बन पाएगा जब वो चुनाव जीत के आए। ऐसा नहीं कि 6 महीने के लिए बना दिए, 6 महीने में चुनाव नहीं जीता, हट गया, फिर 6 महीने के लिए बना दिए, 6 महीने में चुनाव नहीं जीता, हट गया। ये नहीं चलेगा। अगर एक बार आप ऐसे बन जाते हो तो दोबारा तभी बनोगे जब आप चुनाव जीतोगे। ठीक है, तो मंत्री तो बिना सदन का सदस्य रहे बना जा सकता है, लेकिन स्पीकर के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी है। जो आदमी चुनाव जीत के आया है लोकसभा में वही स्पीकर बन पाएगा, जो सदस्य है लोकसभा का वही स्पीकर बनेगा। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत? 93 के तहत। ठीक है, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यह भी गलत है। अगर लोकसभा भंग हो गई है तो एक आदमी अपने पद पर रहेगा। वो कौन रहेगा? लोकसभा का स्पीकर। क्यों? क्योंकि जब तक नई लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर ना आ जाए तब तक वो पद पर रहेगा। जैसे ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो पुराना स्पीकर प्रोटेम स्पीकर को पद देगा। प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? सभी सदस्यों को शपथ दिलाएगा और उन सदस्यों में से एक स्थायी स्पीकर का चुनाव करवाएगा, फिर स्थायी स्पीकर को अपना पद देकर हट जाएगा। वो स्थायी स्पीकर जब तक अगली लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर ना आ जाए तब तक पद पर बना रहेगा। समझ में आ गया? यह भी गलत। यदि वह अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। यह सही है, ऑप्शन डी सही है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। बाकी ऊपर के 3 गलत है, पूरा मैं बता दिया। चलिए, मंत्रिपरिषद है ना, यह मंत्रिपरिषद नहीं होगा, यह मंत्रिमंडल होगा। यह होगा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद को काउंसिल बोलते हैं, है ना, मंत्रिपरिषद को काउंसिल बोलते हैं और मंत्रिमंडल को कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता भी होगा, तो सोच के बताइए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए भाई बताइए, मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो मेरे मित्रों, रणबांकुरों, युद्धवीरों, अनुच्छेद 352 है ना, अनुच्छेद 352 में किया गया। किससे? राष्ट्रीय आपातकाल के अनुच्छेद में। हुआ क्या? इस शब्द को कब जोड़ा गया? इस शब्द को 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। हुआ क्या? जब इंदिरा गांधी पद पर थी तो अपने लेटर से राष्ट्रपति को बोल के इमरजेंसी लगवा दी।
किसी को नहीं पता। इंदिरा गांधी राष्ट्रपति को बोली इमरजेंसी लग गया और उसका दुरुपयोग हुआ। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आई तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 352 में एक वर्ड जुड़वाया, क्या? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। और बोला कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश जरूरी है। वो यही मंत्रिमंडल है। जब तक कैबिनेट लिखकर सिग्नेचर करके प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को नहीं देगा तब तक इमरजेंसी नहीं लग सकती। इंदिरा गांधी ने क्या किया? खुद लेटर बनाया, दे दिया, इमरजेंसी लगवा दिया, बाकी को पता ही नहीं। तो भैया अब आपको अपने मंत्रिमंडल को बताना होगा कि हम इमरजेंसी लगवा रहे हैं और वो लिख के देंगे तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसीलिए मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया अनुच्छेद 352 में, 44वां संविधान संशोधन 78 में। चलिए अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। देखिए जब हमारा संविधान बना तब हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी। अनुसूची कितनी थी? 8, है ना। 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। फिर जोड़ा गया 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन 1951 में। फिर जोड़ा गया 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। फिर जोड़ा गया 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में। फिर जोड़ा गया 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में। ठीक है, तो अभी 12 अनुसूची है। ठीक है, चलिए आपका 9वीं अनुसूची किससे? भूमि अधिग्रहण कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय से संबंधित है। अब अपन देख लेते हैं 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। दल बदल कानून में बता दूं, ठीक है, मान लो मैंने बीजेपी से चुनाव लड़ा और सदन में गया, वहां कांग्रेस वाले मेरे को पैसा दिए और मैं कांग्रेस की तरफ हो गया। ये तो गलत है ना। मेरे को बीजेपी वाले जिताए और मैं वहां जाके कांग्रेस के पास चले गया, तो ये तो गलत हुआ ना। ठीक है, ये क्या हुआ? गलत हुआ। तो इसी को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया। अब आप जिस बैनर के तहत चुनाव लड़े हो उस बैनर को नहीं छोड़ सकते। अगर उस बैनर को छोड़ोगे तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। आप सदन के सदस्य रहोगे नहीं। यह कानून लाया गया 10वीं अनुसूची दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, 9वीं अनुसूची है ना। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का वैधानिकरण, इसी को बोलते हैं भूमि सुधार अधिनियम। इस 9वीं अनुसूची में वो कानून है जिनको कहा न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गया। ठीक है, तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। जो शपथ लेते हैं ना हमारे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री लोग जो शपथ लेते हैं वो। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आरक्षण, राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आरक्षण। इस हिसाब से पहले का पांचवा, दूसरे का तीसरा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, देखिए हमारे पास न्यायालय के पास 2 अधिकार हैं, है ना। लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं ओरली, सुनिए। हमारे न्यायालय के पास 2 अधिकार हैं। पहला है क्या? जुडिशियल रिव्यू, और दूसरा है रिव्यू ऑफ जजमेंट। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है? संसद कोई भी कानून बनाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को देखता है कि ये कानून सही है या नहीं। अगर कानून में कुछ गलत पाया गया तो वो कानून को रद्द कर देगा। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? रिव्यू ऑफ जजमेंट। इसमें क्या होता है? अगर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना कोई डिसीजन दिया है, उस डिसीजन को पलटना है तो वो अपने डिसीजन को पलट सकता है। इसको बोलते हैं क्या? रिव्यू ऑफ जजमेंट। ये दोनों चीजें किसकी? ये दोनों चीजें हमारे संविधान में अमेरिका के द्वारा ली गई है। ठीक है, तो ऐसे ही
रिव्यू ऑफ जजमेंट के तहत 99वां संविधान संशोधन 99 संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम से संबंधित थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। याद रखिए, कोई भी ऐसा कानून जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ेगा, कोई भी ऐसा कानून जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ेगा, उसको रद्द किया जा सकता है। और हमारा मौलिक अधिकार हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहां पे सीधा अपन आ जाते हैं, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखना, अगर ऐसा कोई कानून बनाती है संसद तो वो कानून रद्द हो जाएगा। पूरे मौलिक अधिकार से विरोध में, मौलिक अधिकार को कम करने के लिए, मौलिक अधिकार को खत्म करने के लिए, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए अगर कोई कानून बनाती है संसद, तो उस कानून को रद्द कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? यह अनुच्छेद कहा गया है 13, है ना, 13 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद बताइए भैया, कौन सा अनुच्छेद कहां फिट बैठता है? तो मेरे को पता है राज्यपाल, अनुच्छेद राज्यपाल 155, है ना। इसमें क्या होगा? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में कहा गया है राज्यपाल राज्य की शक्ति का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 155 में कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उसके बाद है क्या? विधान परिषद, है ना। तो विधान परिषद का होगा आपका अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में क्या? विधान परिषद की बात की गई है और कहा गया है विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति किसके द्वारा की जाएगी? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति का अंतिम प्रस्ताव कौन पारित करता है? संसद करता है। उसके बाद मुख्यमंत्री के कार्य, मुख्यमंत्री के कार्य है आपका अनुच्छेद 167। इसमें क्या है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं, कार्य और कर्तव्य। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री सरकार की सूचना राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति की सूचना सरकार को देगा। उसके बाद मंत्रिपरिषद, राज्य का मंत्रिपरिषद किसमें? 163 में। इसमें क्या कहा गया है? एक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। इस अनुसार से आपका ऑप्शन कौन सा है? पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। ऑप्शन डी, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, है ना। तीसरे का पहला, फिर चौथे का दूसरा। चलिए अनुच्छेद तो याद करना पड़ेगा भैया। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई घटनाओं का सही कालक्रम है? इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहे हैं। घटना, कालक्रम, कौन सी घटना कब कब हुई है बताइए। ठीक है, तो मैं बताता हूं। सबसे पहले आया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940, जिसमें कहा गया कि आप हमारे साथ युद्ध लड़ो और युद्ध के बाद हम आजाद कर देंगे। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। उसके बाद आएगा आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। क्रिप्स मिशन आएगा आपका 1942। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? शिमला समझौता। शिमला समझौता 1945। उसके बाद कैबिनेट मिशन आएगा हमारा संविधान बनाने के लिए 1946। तो इस अनुसार से कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। याद करना है भैया सन। चलो बढ़िया क्वेश्चन है। सांप्रदायिक पंचायत ने हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। हाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी गए, कहां गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए जब गांधी जी, तो मैं एक्चुअल में हम व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व देते हैं, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए तो गांधी जी कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक धोती और ऊपर एक गमछा लपेटे हुए पूरे अंग्रेजों के साथ बैठे हुए। अंग्रेज 3-3 4-4 कोट पहन के बैठे हुए, है ना। और वहीं पे उनको अर्धनग्न फकीर कह दिए। विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कह दिए, है ना। ठीक है,
विंस्टन चर्चिल ही बोले थे, बताइए कमेंट में कौन बोला, अलग अलग नाम आते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं, ठीक। तो गांधी जी ने उत्तर दिया कि हमारे देश के कपड़े तो आपने पहन रखे हैं, हमारे लिए इतना ही बचा है, हमारे देशवासियों के लिए। तो तगड़ा व्यंग किया और सबका मुंह बंद हो गया वहां पे कि आप हमको लूट रहे हो, इसीलिए हमारी ये हालत हो गई है ना। तो गांधी जी केवल एक इंसान नहीं है, वो एक विचारधारा, एक व्यक्तित्व है, ठीक है। चलिए, सांप्रदायिक पंचायत ने हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो वहां पे हरिजनों को भी बिगाड़ने के लिए, बगावत के लिए यह बोल दिया गया कि हरिजनों को वोट सिर्फ हरिजन ही देंगे और उनके लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था रहेगी। गांधी जी चिढ़ गए, बोले तुम बांट रहे हो, पहले तो फूट डालो, शासन करो कि राजनीति में बांट ही दिए। 1909 मार्ले मिंटो सुधार, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे ही डाले हो, अब क्या हरिजनों को भी अलग करोगे? वो बोले हरिजनों को अलग नहीं करना है, हरिजनों को सामान्य सीट में आरक्षण दो कि इस सीट में हरिजन आदमी ही खड़ा होगा और उसको सब वोट डालेंगे। तो ये गांधी जी ने कही बात, और यही सांप्रदायिक निर्वाचन पंचायत के कारण गांधी जी छोड़ के आ गए किसको? दूसरी गोलमेज सम्मेलन को, और यहां पर आमरण अनशन चालू कर दिए। कहां? यरवदा जेल पुणे में। तो अंबेडकर और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ जिसको बोलते हैं पूना समझौता, जो 24 सितंबर 1932 को हुआ। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, पूना समझौता हुआ, है ना। चलिए, तो इसमें क्या है, भारत सरकार हरिजन उत्थान के लिए विशेष प्रयास नहीं कर रही थी भैया, वो तो और बांट रही थी। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक, ऑप्शन सी। चलिए, देख लेते हैं 1961 का भारत परिषद अधिनियम, उसके अनुसार क्या व्यवस्था की गई? 1961 का भारत परिषद अधिनियम, उसके अनुसार व्यवस्था की गई क्या? गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि कानून निर्माण में सहयोगी बने। क्यों? क्योंकि अब सत्ता कहां चले गई थी? अब सत्ता क्राउन के पास चले गई थी, ठीक है। उसके बाद 1913 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1913 के चार्टर एक्ट में कहा गया, क्या कहा गया? शिक्षा को एवं साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए 1 लाख रुपए व्यय करने की बात की गई 1913 के चार्टर एक्ट में। 1933 का चार्टर एक्ट, 1933 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया? ठीक है, 1933 के चार्टर एक्ट के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। 1953 का चार्टर एक्ट, 1953 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि सरकारी सेवाओं में क्या होगी? सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा होगी, खुली प्रतियोगी परीक्षा होगी, योग्यता के आधार पर, ठीक है। तो यह बात कही गई, है ना। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कहा गया क्या? गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वो कानून निर्माण में सहयोगी बने। 1813 के चार्टर एक्ट का एक और बात बता दूं, 1813 के चार्टर एक्ट में चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापार का एकाधिकार सब कंपनी का समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। हमेशा पूछता है कि चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापार का एकाधिकार किस अधिनियम में समाप्त किया गया? किसमें? 1813 के चार्टर एक्ट में। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट में चाय के व्यापार में भी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का काम व्यापार करना नहीं था। 1853 के चार्टर एक्ट में कंपनी का व्यापार काम करना नहीं, कंपनी का काम व्यापार करना नहीं था बल्कि शासन करना था। कहां से? 1833 के चार्टर एक्ट से चीन, चाय और सब व्यापार में एकाधिकार समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन पूछा गया है। लिच्छवियों का नाती या लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं, है ना। लिच्छवी दौहित्र कहते हैं समुद्रगुप्त को, है ना। किसको? समुद्रगुप्त को। इनकी माता कुमार देवी क्या थी? लिच्छवी राजकुमारी थी,
ठीक है, तो लिच्छवी राजकुमारी थी, उनके पुत्र थे समुद्रगुप्त। तो लिच्छवी दोहित्री किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये आर्यव्रत के 9 और दक्षिणव्रत के 12 शासकों को हराए थे, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का महेंद्र सेन और व्यागराज भी शामिल थे, जिनको ये हराए। समुद्रगुप्त के कारण ही महासमुद्र का नाम पड़ा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और लिच्छवी दोहित्री कहां कहा गया है? इसको प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में ही लिच्छवी दोहित्री, लिच्छवी को नाती या लिच्छवियों का पुत्र, लिच्छवी कन्या का पुत्र कहा गया है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ लेख के शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए इलाहाबाद के स्तंभ लेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? क्वेश्चन घूम गया। जो आदमी प्रयाग प्रशस्ति पढ़ा है केवल, वो नहीं बना पाएगा। किसका? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसी को क्या बोलते हैं? इलाहाबाद स्तंभ लेख। इसको कौन लिखा है? इसको लिखे हैं आपके हरिसेन। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ लेख को ही प्रयाग प्रशस्ति लेख कहा जाता है, जिसमें समुद्रगुप्त की पूरी प्रशंसाएं लिखी हुई है। ठीक है, और ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है, ये संस्कृत की चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ देगा डायरेक्ट कौन सा स्तंभ लेख संस्कृत के चंपू शैली का बहु बेहतरीन उदाहरण है, तो आपका इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्तर को कैसे मापते हैं? ध्वनि प्रदूषण को किससे मापते हैं? ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता मापने का मानक क्या है? डेसिबल, है ना। इसको डीबी से डिनोट करते हैं। ठीक है, 45 से 55 डीबी सामान्य आवाज होती है, यह मानव सुन सकता है। इससे ऊपर प्रदूषण चालू हो जाता है। आपका जो डीजे है वो 80-90 में बजता है, जेट इंजन 110-105 में चलता है, और सबसे खतरनाक 180 से 200 डीबी, मतलब दिमाग का नस फाड़ देगा। किसका? रॉकेट का इंजन चलता है 180 से 200 डेसिबल में। बहुत तेज हवा, दिमाग का नस फट जाएगा, आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो डेसिबल में ध्वनि को नापते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा और सूत्र कौन दिया था? आपको पता है, न्यूटन दिए थे। कौन दिए थे? न्यूटन, है ना। आर्किमिडीज ने क्या कहा था? जल में डुबोई गई वस्तु अपने आयतन के बराबर जल का विस्थापन करती है। दूरबीन की खोज गैलीलियो। फैराडे क्या किए थे? पता नहीं, कुछ किए होंगे। चलो अगला, निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है आपके ओ निगेटिव, है ना। ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, एबी को ग्राहिता सर्वाधिक लेने वाला सभी का। सब्जियों, फलों और फूलों जैसे हाई वैल्यू फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? सब्जी, फल और फूल लगाने वाली खेती को क्या कहा जाता है भाई, बताइए, है ना। सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, है ना। तो सब्जियों, फलों की खेती उद्यान में होती है, और उद्यान को बागवानी कहा जाता है, और बागवानी को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। आप मैत्री गार्डन घूमने जाओगे तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लिखे रहता है, देखना। तो हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी खेती, जैसे सब्जी, फूल, फल। ठीक है, पीसीकल्चर मछली, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है जी? कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है ना, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब कोशिका अध्ययन। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइटोलॉजी मतलब कोशिका अध्ययन। उसके बाद नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? नीली और श्वेत क्रांति आपको पता है, नीली क्रांति मत्स्य से
और श्वेत क्रांति डेयरी उद्योग से। 1970 की दशक में क्या ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति चलाया गया, किसके में, वर्गीस कुरियन की अध्यक्षता में, जिससे भारत 1997-98 में क्या बन गया, विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बन गया। चलो, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, चौथी, पंचम। तो मैं बता दूं योजना अवकाश घोषित किया गया 1966 से 1969। 1965 में भारत और पाक क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ा गई। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई और हमारा आर्थिक विकास रुक गया। इसीलिए पंचवर्षीय योजना को रोककर 3 साल 1-1 वर्ष की योजना चलाई गई, जिसको बोलते हैं क्या, योजना अवकाश का काल। तो यह चला 1966 से 1969। इसी दौरान क्या चला, इसी दौरान हरित क्रांति चली, जिससे हम खाद्यान्न उत्पादन में क्या बन गए, आत्मनिर्भर। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चालू हुआ। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, 61 से 66, है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 61 से 66-65। ठीक है, चलो, सबसे अनसक्सेस पंचवर्षीय योजना थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। महाबलोनिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है ना, पीसी महाबलोनिस। 19 जून इनका क्या होता है, जन्मदिन होता है। उसी दिन हम बनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो महाबलोनिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना हेरल्ड ओमार्ड मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महाबलोनिस मॉडल, है ना। और इसको बनाए थे कौन, पीसी महाबलोनिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना में खनन और उद्योग को प्राथमिकता दी गई। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई स्टील प्लांट बना, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से, है ना। उसके बाद राउरकेला आरएसपी बना, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, दुर्गापुर बना डीएसपी, ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय में ये तीनों स्टील प्लांट बने, बीएसपी भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से। तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक और प्लांट बना, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो, ये बना रूस के सहयोग से। कब, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो दोनों बीएसपी रूस के सहयोग से ही बना है। ठीक है, एक दूसरी में एक तीसरी में। चलो, भारत में हरित क्रांति अब तक किस मामले में सबसे अधिक सफल रही, तो हरित क्रांति के द्वारा किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है, बताइए। हरित क्रांति के द्वारा किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है, तो मैं बता दूं भारत में हरित क्रांति अब तक सबसे ज्यादा सफल रही गेहूं के मामले में। गेहूं सबसे ज्यादा, गेहूं में तो हम आत्मनिर्भर हो गए जी, इतना गेहूं उगाए कि पूछो मत। हरित क्रांति आया आपका 1965-66 में, हमारे यहाँ पेल के गेहूं हुआ और हम बनाए 1965 में क्या, एफसीआई, गेहूं को रखने के लिए। फिर 1965 में क्या बना लिए हम लोग, है ना, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, मूल्य निर्धारण करने के लिए। ठीक है, ये सब आपका एफसीआई एसएससी क्वेश्चन है ये। ठीक, तो सबसे ज्यादा गेहूं पहले नंबर पर, है ना। गेहूं के बाद कौन आया, गेहूं के बाद दूसरा उत्पादन हुआ चावल का, चावल के बाद किसका हुआ, बाजरा का, और बाजरा के बाद हुआ मक्का का। ठीक है, और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ दलहन फसल को, दाल की उत्पादन कम हो गई, इसीलिए 1980 के दशक में पीली क्रांति लाई गई दलहन उत्पादन के लिए। ठीक, मैक्सिको से लाया गया था गेहूं, मैक्सिको से। 2026 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना होगी, हर 10 साल में जनगणना होती है। 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन 21 में कोरोना आ गया, तो कोरोना के कारण जनगणना नहीं ना हो पाया। तो जनगणना नहीं ना हो पाया, तो अब 26 में होगा, 26-27 में। तो 2026 की जो जनगणना है वो 16वीं जनगणना होगी। कौन सी, 16वीं। 2011 की जनगणना 15वीं थी, 2026 की 16वीं जनगणना होगी। ठीक है,
टिहरी बांध किस नदी पर है, बताइए भाई। टिहरी बांध, टिहरी बांध है गंगा की सहायक भागीरथी नदी पर। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या होता है, देव प्रयाग में गंगा बनती है। ठीक है, तो टिहरी बांध कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर। मैं बता दूं ये जो बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, कितना, 260 मीटर ऊंचा। आप बोलोगे सर भाखड़ा नंगल, तो भाखड़ा नांगल का है 225 मीटर ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे ऊंचा बांध है भागीरथी बांध, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। भूकंप रोधी बांध है ये, भूकंप से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। कहां पर है ये है आपका उत्तराखंड में। कहां पर है ये, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देवप्रयाग है वहां पर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछता है भाखड़ा नंगल बांध कौन से राज्य में है। तो भाखड़ा नंगल बांध को लेना है आपको हिमाचल में, पंजाब नहीं, हिमाचल में। क्योंकि जो भाखड़ा है वो हिमाचल के बिलासपुर में है, हिमाचल में भी बिलासपुर है, वहां है भाखड़ा। और उसके बाद है नांगल, ये पंजाब और हिमाचल की सीमा पर है। पीएससी यूपीएससी के क्वेश्चन में भाखड़ा नंगल बांध आपको दिया जाएगा तो हिमाचल प्रदेश लेना है। कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। कब, 1939 में, 1936 में बना, 1936 में बना। इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। फिर यहीं इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से बहती है रामगंगा नदी, तो इसका नाम बाद में पड़ गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर 1957 में इसका नाम पड़ा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट ये ब्रिटिश शिकारी और पर्यावरणविद थे। जिम कॉर्बेट ब्रिटिश शिकारी और पर्यावरणविद थे, उन्हीं के नाम पर 1957 में इसका नाम पड़ा जिम कॉर्बेट। अंग्रेजों ने अपने शिकार के लिए बनाया था, बंगाल टाइगर को संरक्षित करने के लिए, शिकार के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वाकई बहुत अच्छा है, कभी मौका लगे तो जाना, मैं भी मौका लगे तो जरूर जाऊंगा। जंगल क्या होता है, जंगल का प्यार क्या होता है वहां दिखेगा जिम कॉर्बेट में, है ना। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 जब बना तो हेली राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा नदी इसके बीच से बहती है तो रामगंगा नाम पड़ गया था। फिर अभी जिम कॉर्बेट ब्रिटिश शिकारी और पर्यावरणविद के नाम पर रखा गया है। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में है। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में है, यह है हरियाणा में। ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी कौन से राज्य में है, हरियाणा में। राजस्थान में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, घाना केवला देवी, घाना केवला देवी राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, ये भी राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। पक्षी अभ्यारण्य का नाम पूछता है इसलिए बता रहा हूं। सुल्तानपुर ये पक्षी विज्ञान, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया, कहां है, हरियाणा में। राजस्थान में घाना केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य ये भी राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। और एक आएगा आपका सलीम अली, द बर्डमैन ऑफ इंडिया, सलीम अली, ये पूछा गया है द बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सलीम अली। इनके नाम से पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है, ये है आपका श्रीनगर में। कहां, श्रीनगर में। ठीक है, द बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां है, श्रीनगर में। घाना केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा। ठीक है, चलो पक्षी का अभ्यारण्य का नाम पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए, कौन सा अभ्यारण्य कहां पे है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अपने को पता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, नागरहोल, नागरहोल बन्नरछट्टा तितली अभ्यान ये है आपके कर्नाटक में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य अभी पढ़े कहां, हरियाणा में। और कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है, हिमाचल प्रदेश में। ऐसे क्वेश्चन जहां से बनते हैं वहीं से टारगेट करिए। तो पहले का पहला 2 है, उसके बाद नागरहोल कर्नाटक, दूसरे का चौथा
एक ही में है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलो भारत का प्रसिद्ध लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है मैं बता दूं, ये बहुत बड़ा समुद्र है। खैर समुद्र का तो आकार नहीं नाप सकते, बहुत बड़ा समुद्र है। तो समुद्र में रेत जमा हो के यहां एक दीवार टाइप का बन जाएगा और ये पानी समुद्र से अलग हो जाएगा। समुद्र में रेत जमा हो के यहां एक दीवार टाइप का बन जाएगा और ये पानी समुद्र से अलग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लैगून झील। क्या बोलते हैं? लैगून झील। तो लैगून झील का, भारत का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा लैगून झील है चिल्का। ये खारे पानी का झील है। किसका? खारे पानी का। खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का और सबसे ज्यादा खारा पानी का झील का सांभर झील, राजस्थान। दोनों में डिफरेंस है। सबसे ज्यादा खारा पानी है सांभर झील, राजस्थान, और खारा पानी का सबसे बड़ा झील है चिल्का झील, जो एक लैगून झील है उड़ीसा में। यहां पे आपका जो नेवी वाले हैं उनका क्या होता है? प्रैक्टिस भी होता है। चिल्का झील, ठीक है, खारे पानी का लैगून झील है। ठीक, उसके बाद लैगून झील समझ में आ गया। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील चिल्का झील। आपका पुलिकट झील भी क्या है? लैगून झील है ना। अब पुलिकट झील कहां है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। इस पर कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा, है ना। और यहां से क्या छोड़ते हैं? रॉकेट छोड़ते हैं। क्या है? समुद्र में, ये समुद्र है। ठीक, यहां पे बीच में एक द्वीप आ गया, श्रीहरिकोटा द्वीप। तो ये अलग भाग हो गया और इधर पूरा समुद्र का पानी है। तो ये अलग भाग हो गया, तो ये भी लैगून झील बन गया। श्रीहरिकोटा द्वीप के द्वारा अलग किया गया है। यही श्रीहरिकोटा द्वीप से हम रॉकेट छोड़ते हैं। कहां? आपके पूर्व दिशा की ओर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, जिससे पलायन वेग मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो चिल्का झील, पुलिकट झील दोनों लैगून झील है। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मिलाइए। ठीक, जूल। जूल किसका मात्रक है जी? जूल है आपका ऊर्जा और कार्य का मात्रक, ऊर्जा कार्य का मात्रक जूल। उसके बाद एम्पियर किसका माध्यक है? विद्युत धारा। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा, है ना। कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा। ठीक, वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। और वाट किसका मात्रक है? सामर्थ्य का, है ना। एचपी, एक एचपी बराबर 746 वाट होता है, यह सामर्थ्य का मात्रक है। ठीक है, बल का नियम, बल का नियम दिया है न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन मीटर में मापते हैं बल को, और शक्ति को किससे मापते हैं? एचपी में, हॉर्स पावर में। ठीक, मैं सही बोल रहा हूं? अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो इस अनुसार आप जोड़ी बना लीजिए, ये मात्रक है और ये उसके इकाइयां हैं। ठीक, तो इस अनुसार आंसर होगा आपका, आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे अब हिस्ट्री से भी। बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। तुर्की भाषा मुगल दरबार की, मुगल दरबार की राजभाषा थी। जो पढ़े होंगे वो फटाक से बता देंगे। तो मैं बता दूं, बाबर ने बाबरनामा चगताई तुर्की में लिखा था। बिल्कुल सही। और मुगलों की दरबारी भाषा थी, क्या थी? मुगलों की दरबारी भाषा थी फारसी। क्या थी? फारसी। तो ये गलत हो गया। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, और इसी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद, इसी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। किस नाम से किया? किस नाम से किया? तुजुके बाबरी नाम से। किस नाम से? तुजुके बाबरी, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, बाबरनामा लिखा है बाबर ने खुद चगताई तुर्की भाषा में। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता थे। कौन? बाबर। उसी में अपनी ये लो आत्मकथा लिखी। फिर अकबर ने इस बाबरनामा का तुर्की का किसमें? फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। कौन कराए?
रहीम, ये वही रहीम है जिसके आप दोहे सुनते हो। ये जो आपके बैरम खां के पुत्र हैं रहीम, इसी को नवरत्न में कहा गया अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, इन्होंने फारसी में अनुवाद करके नाम रखा तुजुके बाबरी। ठीक, चलो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इलायची की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? येलागिरी की पहाड़ियां। येलागिरी की पहाड़ियां ये कहां है? तमिलनाडु, है ना। आप पढ़ते हो ना, कार्डेमम इलायची की पहाड़ी तमिलनाडु, कहां? केरल, तमिलनाडु और केरल। तो ये इलायची की पहाड़ियों को येलागिरी की पहाड़ी कहते हैं। ये येलागिरी की पहाड़ी कॉफी और काली मिर्च के लिए भी प्रसिद्ध है। बहुत फेमस हिल स्टेशन है, बहुत फेमस हिल स्टेशन कॉफी और काली मिर्च के लिए। यही काली मिर्च हमको गुलाम बना गया था, काली मिर्च का ही व्यापार करने आए थे अंग्रेज, हमारा भविष्य काला कर गए। चलिए, किस ब्रिटिश अधीक्षक ने अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज का माध्यम बनाया और छत्तीसगढ़ में डाक और तार का विकास करवाया? छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आ गया। मैं पहली बोला आपके किसमें, आमीन पटवारी में। छत्तीसगढ़ के 5 से 7 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो कैप्टन सैंडिस ने छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी को सरकारी माध्यम की भाषा बनाई, डाक और तार चलाया और अंग्रेजी कैलेंडर चलाया। क्या चलाया? अंग्रेजी कैलेंडर चलाया। ठीक है, सबसे पहले अधीक्षक थे एडमन्य, उसके बाद एगेन्यू, एडमंड ने एगेन्यू को हंटर से मारा। ठीक है, उसके बाद सैंडविच खिलाया, वाइन पिलाया और कायर बनाया। एडमंड, एगेन्यू, हंटर, ठीक है, सैंडिस, विल्किंस और काफर्ड। ठीक, ये क्रम है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभागों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में, सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में, अवरोही घटते क्रम में लिखिए। तो आपको पता है कि हमारे यहां सबसे बड़ा भाग है महानदी का बेसिन, महानदी बेसिन पहले नंबर पे। उसके बाद बस्तर का जंगल दंड कराय, उसके बाद पूर्वी बघेलखंड का पठार, है ना। उसके बाद जशपुर समरी पाट प्रदेश। 1 2 3 4 प्राकृतिक विभाजन है, पढ़े हैं आप प्राकृतिक विभाजन, योगेंद्र सर पढ़ाए हैं। तो इस अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 3 4। ऑप्शन ए 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आरंग ताम्रपत्र के अनुसार राजर्षि तुल्य कुलवंश का अंतिम शासक कौन था? तो आरंग ताम्रपत्र के अनुसार राजर्षि तुल्य कुलवंश का अंतिम शासक था भीमसेन द्वितीय। और ये राजर्षि तुल्य कुलवंश जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश था। ठीक है, ये पूछा गया है, छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश कौन था? राजर्षि तुल्य कुलवंश। ठीक है, भीमसेन द्वितीय अंतिम थे इसके शासक। चलो अगला क्वेश्चन, सरगुजा के किस गुफा में देवदासी, सुतनुका और देवदत्त नामक नर्तक की प्रणय गाथा का वर्णन मिलता है ना। तो भैया ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के प्यार में जोगी बन गए। तो कौन से में? जोगी मारा गुफा में। किसमें? जोगी मारा गुफा में देवदासी, सुतनुका और देवदत्त नामक नर्तक की प्रणय गाथा का वर्णन मिलता है। ये जोगी मारा गुफा, ये मौर्यकालीन क्या मिला है? यहां अभिलेख मिला है, मौर्यकालीन अभिलेख मिला है ना, जिसकी लिपि ब्राह्मी और भाषा पाली है। यह पूछा गया है, लिपि ब्राह्मी और भाषा पाली। पाली में कौन देते थे उपदेश? भगवान बुद्ध। यही जोगी मारा गुफा में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं जिसकी लिपि ब्राह्मी और भाषा पाली है। ठीक है, और यह मौर्यकालीन गुफा चित्रकला और मूर्तिकला का बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे यहां। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद सीता बेगरा गुफा, यह क्या है? विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मतलब थिएटर। ठीक है, और यहीं पे क्या भरत मुनि
भरत मुनि ने यहीं पे अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र की रचना की। ठीक, नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसमें कितने रस बताए? 8 रस। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने उसको 9 रस कर दिया। फिर वात्सल्य और भक्ति रस को अलग करके 11 रस बना दिया गया। ठीक है, ये पढ़े हिंदी में, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाकाटक शासक के काल में प्रसिद्ध कवि कालिदास छत्तीसगढ़ आए थे? है ना, कौन वाकाटक शासक के शासन काल में छत्तीसगढ़ आए थे? किसके में? प्रवरसेन प्रथम के में कालिदास छत्तीसगढ़ आए थे। और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा। क्या कहा था? सरगुजा को स्वर्ग का द्वार। ठीक है, सरगुजा को स्वर्ग का द्वार। और रामगढ़ की पहाड़ी में सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ी में क्या किए थे? मेघदूत की रचना की, मेघदूत ग्रंथ की रचना की। और इसी मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद कौन किए थे? मुकुटधर पांडे किए थे, है ना। और मुकुटधर पांडे को छत्तीसगढ़ में छायावाद का जनक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ से पहले पद्मश्री प्राप्त 1972-75 में, देख लीजिएगा, प्रवरसेन प्रथम। चलो, इस राज्य में प्रस्तुत बजट 2025-26 का ध्येय वाक्य क्या था? है ना, जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं, एकदम इंप्रेशन के लिए हाथ से लिखित 100 पन्ने का बजट लाए, लेकिन कुछ नहीं किए, लॉलीपॉप पकड़ा दिए, ना शिक्षा कर्मी भर्ती, ना कुछ नहीं, बस बोल दिए महतारी वंदन, हो गया काम भारी। तो बजट का ध्येय वाक्य क्या था? बजट का ध्येय वाक्य था ज्ञान से गति की ओर, 2024-25 के बजट का थीम क्या था? ज्ञान। 25-26 का क्या हो गया? गति। और ध्येय वाक्य क्या बन गया? ज्ञान से गति की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला किसे घोषित किया गया है? तो हमारे यहां पहला डिजिटल पंचायत जिला घोषित किया गया है रायगढ़ को। किसे घोषित किया गया है? रायगढ़ को। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भेड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? भेड़िया पत्थर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये सब नए नए खोजते हैं और पूछ देते पीएससी में। भेड़िया पत्थर जलप्रपात है सरगुजा जिले में। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। निरई माता मंदिर धमतरी जिले में स्थित है, बिल्कुल स्थित है निरई माता मंदिर धमतरी जिले में। यह मंदिर वर्ष में सिर्फ एक बार चैत्र नवरात्रि के समय रविवार को खुलता है। यह भी सही है, ये थोड़ा सा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था, है ना। नवरात्रि में एक बार खुलता है, वो भी रविवार के दिन वाले दिन। तो कथन और कारण दोनों सत्य है। पूछ देगा निरई माता मंदिर कहां है? धमतरी जिले में है। चलो, इस राज्य में किस स्थान पर पक्षी विहार स्थापित नहीं है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। हमारे यहां कहां पर पक्षी विहार स्थापित नहीं है? गिधवा कहां? बेमेतरा। योगेंद्र सर गए थे घूमने। रहंगी कहां? बिलासपुर। ठीक है, और लमनी कहां? जगदलपुर। बोरई कहां? दुर्ग। अब कहां पे नहीं है? बोरई दुर्ग में नहीं है। गिधवा बेमेतरा में है पक्षी विहार, रहेंगी बिलासपुर में है पक्षी विहार, और लमनी जगदलपुर में है पक्षी विहार। ठीक है, दुर्ग बोरई में कोई पक्षी विहार नहीं है। प्रवासी पक्षी आते भैया, साइबेरियन सारस तक देखे मिले। इस राज्य में 2026 में होने वाली जनगणना के लिए नोडल अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? बहुत लोग बदल गए हैं। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जो 2026 में 16वीं जनगणना होगी, तो छत्तीसगढ़ में जनगणना के सबसे बड़े अधिकारी, नोडल अधिकारी किसे घोषित किया गया है? आईएएस कार्तिकेय गोयल को घोषित किया गया है। यही करवाएंगे छत्तीसगढ़ में जनगणना, कार्तिकेय गोयल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, है ना। ये पेपर में पूछेगा, इसलिए थोड़ा डिटेल में इस क्वेश्चन को बनाया गया हमारे द्वारा। प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पॉइंट भिलाई के मरोदा टैंक में स्थापित किया गया। बिल्कुल सही। कहां? मैत्री गार्डन है, बीएसपी प्लांट है, बीएसपी प्लांट के बाजू में रूस और भारत की मैत्री का प्रतीक मैत्री गार्डन बनाया गया। पहले वो मैत्री गार्डन इतना भव्य हुआ करता था
कि बॉलीवुड पिक्चरों की शूटिंग भी हुई है। आज भी अगर फ्लावर शो में चले जाओगे मैत्री गार्डन तो उसका वैभव देखते ही बनता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जस्ट हमारे घर के पास ही है, 4-5 किलोमीटर दूर। ठीक है, और बचपन में जो सबसे मोस्ट विजिटेड प्लेस हुआ करता था हमारा मैत्री गार्डन ही था। पहली कक्षा में भी मैत्री गार्डन घूमने गए, दूसरे में भी गए, तीसरे में, 5वीं 8वीं तक मैत्री गार्डन ही घुमाया हमको। प्रदेश का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट मैत्री गार्डन के पीछे क्या है, बीएसपी का जलाशय है, जिसको बोलते हैं मरोदा। मरोदा में है वो, मरोदा टैंक बोलते हैं। तो मरोदा टैंक में स्थापित किया गया पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट। इसमें क्या है, जो सोलर पैनल है ना वो पानी में तैर रहे हैं, जमीन में नहीं है, पानी में है ना। इसकी प्लांट की उत्पादन क्षमता कितना है, 15 मेगावाट। 15 मेगावाट उत्पादन क्षमता है, यह भी सही है। और यह प्लांट 80 एकड़ जो जल है, 80 एकड़ के जल क्षेत्र में फैला हुआ है, यह भी सही है। यह प्लांट एनटीपीसी और सेल दोनों का संयुक्त उपक्रम है। पहले हमारे बीएसपी में बिजली आती थी कोरबा से। बीएसपी का लाइट कभी गोल नहीं होता था। एक आध बार किसी दुर्घटनावश लाइट गोल्ड हुआ, बीएसपी प्लांट को करोड़ों का हानि हो गया, तो बीएसपी प्लांट ने खुद का पावर प्लांट लगा दिया ये पुरेना में, जिसको बोलते हैं एनएसपीसीएल, है ना। एनटीपीसी और सेल का संयुक्त उपक्रम है एनएसपीसीएल, है ना। तो वही एनएसपीसीएल ने कहा बीएसपी के लिए सोलर प्लांट लगाया है, तो यह भी सही है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, 1 2 3 4। याद रखिए हमारे यहां जेम्स एंड ज्वेलरी का स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज कहां है, रायपुर में है। और सोलर प्लांट का स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां है, राजनांदगांव में। पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। पीएम सूर्य घर योजना भी पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए दोस्तों आपके शानदार 71 क्वेश्चन। काफी दिन से ये सीरीज करानी थी, लेकिन कुछ कारणों से ये हो नहीं पा रही थी। काफी अच्छी क्लास रही दोस्तों। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ के अपने आमीन पटवारी की तैयारी को चरम पर ले जाना चाहते हैं, 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो एक बार संस्था के दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। हमारा नंबर है 8770123687। आमीन पटवारी का फुल कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, क्या है रिस्पॉन्स, ये सीरीज आपके कितने काम आ रही है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए क्लास में जल्द ही। जय हिंद।